अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। नियो पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहती हूँ और मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा एजाज। और ईद का जनाब तीसरा दिन है और कुर्बानी आज भी चल रही है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको ईद के तीसरे दिन की खुशियाँ। आज के प्रोग्राम में बहुत सारे मेहमानों से हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं और उनसे गपशप होगी, मज़े मज़े की बातें होंगी, कुछ गेम्स भी होंगी और साथ साथ हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी शेयर करते रहेंगे जो आपके लिए होंगी बड़ी फ़ायदेमंद। तो जनाब, इससे पहले मैं हमारे प्रोग्राम का जो फर्स्ट सेगमेंट है आगाज करूं और मेहमानों का तारुफ आपसे करवाऊं। कपल हमारे साथ मौजूद है बाबर एंड फायजा, जिन्होंने बहुत कम टाइम में बहुत सारी शोहरत और बहुत सारे फॉलोअर्स भी समेट लिए हैं। सो जनाब, खुशामदीद, वेलकम, मरहबा। कैसे हैं बाबर एंड फायजा आप दोनों? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक है। तो वे किसके ज्यादा फॉलोअर्स हैं ऑन टिकटॉक? बाबर के फॉलोअर्स ज्यादा हैं और आपके भी। मुझे अभी भी पता चला कि भाई आपकी शादी को तो बड़ा कम टाइम हुआ है माशाल्लाह। तो लव मैरिज और अरेंज मैरिज? लव मैरिज। तो मुलाकात टिकटॉक पर हुई या कहीं और हुई? बर्थडे पार्टी पे। पहले से जानते थे एक दूसरे के? टिकटॉक ऑब्वियसली बना रहे होंगे तो देखते होंगे कि फर्स्ट मैं शादी के बाद ही आई। शादी के बाद आपने टिकटॉक से पहले? अच्छा, तो फिर क्या हुई मुलाकात, क्या हुई बातचीत, क्या पसंद आया आपको इनमें, इनको आप में? बहुत मुश्किलों से मतलब मैं मानी थी। अच्छा 6 महीने मैंने इनको बहुत लड़के ने खूब मेहनत की। अच्छा 6 महीने मुझे लगे मनाने। 6? तो फिर क्या ऐसा इन्होंने कैसे इम्प्रेस कर लिया कि आप मान गई? मैं ना मुझे ये पता था कि ये टिकटॉकर हैं, ठीक है, और फनी वीडियोस बनाते हैं, तो मुझे लगता था शायद ये मेरे साथ मजाक कर रहे हैं कि हाँ मेरी वीडियो ना कहीं बन जाए, प्रैंक ना कोई हो जाए। शादी करनी है, शादी हमेशा शुरू से ये बात करते शादी करनी है, शादी करनी है, तो मैं मजाक समझती थी। फिर एक बार उन्होंने मुझे बोला कि मैं सीरियस हूँ। मैंने कहा ठीक है, मेरे घर वालों से बात कर ले, मेरी बहनों से। तो वाकई कर ली उन्होंने? हाँ। फिर आपको हाँ करनी पड़ी? मैंने घर प्यार हो गया हुआ था? इनकी तरफ से था, मुझे शादी के बाद ही हुआ। अच्छा, तो क्या फायजा की अदा, कौन सी बात इतनी आपको अच्छी लगी? टिकटॉकर हैं, फेमस हैं, इतने सारे फॉलोअर्स हैं, बड़ी लड़कियां मिलती होंगी, बड़ी ब्लॉगर्स मिलती होंगी, तो क्या फायजा में बात अच्छी लगी? फायजा में ये बात अच्छी है, सबको साथ लेके चलती है, अच्छी है। नहीं तो ये वो बर्थडे पार्टी में थोड़ा पता चला होगा कि सबको साथ लेके चलती है। 6 महीने मतलब कि बातचीत हुई, डेली बात हुई, दोस्ती हुई। उसके बाद प्रपोज मैंने किया, अच्छी लगी, बातचीत होती रही। फिर मैंने पता, जाहिर बात है किसी इंसान का जासूस भी छोड़े, इन्होंने भी छोड़े, फिर मैंने भी छोड़े। अच्छा, मैंने नहीं, मेरी बहन ने छोड़े। फिर मैंने पता करवाया, माशाल्लाह अच्छी बंदी है, ठीक है। और मेरा नहीं ख्याल है इसके अलावा कोई और होती शायद वो टिक जाती, उन्हें नाज़नूज़। क्यों? क्या ऐसा क्या आपकी आदत है, ऐसा क्या है मेरी? हाँ चले फायजा आप बताएं, मैं क्यों कह रहे हैं ये वाली बात? एक दिन का खाना। माशाल्लाह। शादी की शर्त ये थी कि मैं जिम ज्वाइन करूंगा। ये शर्त मैंने थी इन्होंने कि कितना वजन घटाना है, ये ऐसा बोला? मैंने बोला था 80 तक कर लो। अच्छा 80। फिर मैंने खूब मेहनत की, 1 महीना जब शादी हुई मैंने कहा बस बहुत। ये तो देखें हमें फिर धोखा दिया। हाँ ये तो गलत बात है। लड़की के साथ आपने पहले वादा आपने किया, ये ऐसा क्यों होता है फायजा के लड़के शादी से पहले वादे करते हैं और बाद में सारे वादे भूल जाते हैं? लड़कियों हमारी बहुत लड़ाई होती है। अच्छा, लेकिन आप वो देखें ना कि लोग उनको ऐसे पसंद करें, बड़ी अच्छी बात है। वैसे बहुत अच्छे, मैंने भी उनको बोला कि आप मुझे ऐसे ही पसंद है, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। कितनी रोटियां खाते हैं? ये ना एक टाइम में कम ही खाते हैं, नॉर्मल खाते हैं, लेकिन ना 2 घंटे बाद भूख लग जाती है उनको। तो अभी कुछ है भाई? वो ये कैसा प्यार हुआ कि भाई बेगम कन्विंस नहीं कर पा रही हैं? नहीं प्यार तो है। नहीं तो फिर आप उनकी बात भी तो माने ना। प्यार के लिए तो इंसान क्या क्या कहाँ चला जाता है। कह रहे हैं नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट करूंगा। ये वो वाली सुने कि कल से पढ़ूंगा, वो जो बच्चे कहते हैं बहुत दफा बोला है। हाँ 1 से करूंगा, 20 तारीख के बाद करूंगा, ईद के बाद करूंगा, ये सीन है। अच्छा तो मुझे ये बताइए, जो वीडियोस बनाते रहते हैं आप लोग और बड़ी मजे की, बड़ी हैपनिंग वीडियोस, रियल में भी ऐसे हंसी मजाक चलता रहता है या घर में किसका रोबो दबदबा ज्यादा किसका है? वैसे घर में हम दोनों को टॉम एंड जेरी कहते। रोब मेरा सादा है। जॉइंट फैमिली सिस्टम है? बड़ा ससुराल है? नहीं छोटी फैमिली है। छोटी सी फैमिली। तो टॉम एंड जेरी वाला क्या ऐसा चल रहा होता है? लड़ते रहते हम दोनों। क्यों, किस बात पे? वैसे ही किसी न किसी बात पे मैं इसको ज्यादा तंग करता हूँ। अच्छा, तो ये चिढ़ जाती है। जैसे कि आपने बताया कि शादी के बाद फायजा आई है टिकटॉक पे और बहुत मजे की एंटरटेनिंग वीडियोस भी हमने देखी, तो कौन डायरेक्ट कर रहा होता है? आपकी डायरेक्शन? आप तो पुराने खिलाड़ी, या फिर फायजा बता रही होती हैं? अब डोमेन चेंज हो गई। मैं बता रहा हूँ तो कुछ ये भी बता, लेकिन हमारी लड़ाई बहुत होती है वीडियोस के टाइम पे, और उसी में कंटेंट भी बन जाता है। जबरदस्त। फायजा, आपको अपने शोहर के अलावा टिकटॉक अगर बनानी पड़े तो आप किसके साथ बनाएंगी? जुल्करनैन, अदील या फिर भोला रिकॉर्ड? कोई पसंद आई ऑप्शन के नहीं?
नहीं, चले चेंज कर देते हैं, आप बताएं किसके साथ बनाएंगी? अली रियाज। अली रियाज, क्या वजह है? वो उसकी एक्टिंग मुझे पसंद है। एक्टिंग अच्छा बच्चा सा है। अच्छा चले जी, अगर डूबते को बचाना हो तो किसको बचाएंगे? अपनी बीवी को, सहर हयात को, या फिर साइलेंट गर्ल को? ऑब्वियसली बीवी को बचाएंगे, ये तो ऑप्शन ही मतलब कि चले बीवी की ऑप्शन निकाल लेते हैं, बाकी दोनों में से किसको बचाएंगे? सहर हयात। क्यों? वो दोस्त है, अच्छी दोस्त है, तो साइलेंट गर्ल को बेचारी को डूबने छोड़ देंगे, ये क्या बात? वो उसका बंदा बचाएगा ना उसको। सहर हयात अभी सिंगल है ना, इसलिए उसको भाई बचाएगा। तो वो डर गए, देख लें। हाँ, बेगम साथ बैठी हुई है भाई, कौन जरूरत करेगा? खाना बंद हो जाएगा भाई, टिकटॉक बंद हो जाएंगे। अच्छा ये बताएं हमें कि गाड़ी में बहुत ज्यादा लोग हैं और अब बैठने की जगह नहीं रही, तो फिर किसको उतारेंगे? अली हैदराबादी को, नदीम नानीवाला को, या फिर सबा खान को? सबा खान। सबा खान चलें, अली हैदर या फिर नदीम नानीवाला में से दोनों में से किसको उतारेंगे? नानीवाले। क्यों? उनकी जो बड़े मजे की वीडियोस होती हैं, उनको क्यों उतारेंगे? बड़े ब्लंट हैं। वो तंग बहुत करता है। क्या तंग करते हैं? शरारतें करते हैं क्या? गाड़ी का टायर खराब कर देते हैं, क्या करते हैं? अच्छा, शरारती है, खतरनाक शरारत। किसी को पकड़ लेता है बस, हाँ, कि इसके साथ मैंने ये काम कर। अच्छा, तो कभी कोई ऐसी शरारत हुई हो आपके साथ? कभी कोई टिकटॉक करते हुए, कोई वीडियो बनाते हुए कभी कुछ ऐसा हो गया हो, इंसिडेंट हो गया हो? तो कभी या इस तरह के आप वो नहीं करते? अक्सर लोग नो टिकटॉक में फायदा पानी में कूद पड़ते हैं, कभी कुछ स्टंट्स कर रहे होते हैं, कभी इस तरह का करने की कुछ कोशिश की? हाँ, वो आईफोन बहुत ज्यादा देते हैं, जो कि पता नहीं देते भी। अच्छा ये बताएं कि ईद की क्या तैयारी होती है? खास बेगम आने के बाद खूब खर्चा करवाती हैं? अब पता चला शादी के बाद कितना खर्चा बढ़ जाता है? बहुत खर्चा है। हाँ, सबसे ज्यादा खर्चा किस चीज का है? इनका खाने का, मेरा शॉपिंग का। पूछें जरा इनका शॉपिंग का है, मेरा लेकिन उन्होंने कहा है कि इतना ज्यादा खर्चे, तो पूछें क्या खर्चा करवाती हैं बेगम? मैंने खुद ही बता दी, शॉपिंग का मुझे पता है। कपड़े नए से नए चाहिए इसको। हाँ, तो अब ईद से पहले कितना खर्चा? आधी जेब खाली कर दी है या पूरी खाली हो गई? नहीं, जेब तो अब अल्लाह का शुक्र ही है, लेकिन काफी शॉपिंग की इन्होंने, थकती नहीं है। हर 2 दिन बाद इन्होंने जाना था कहीं ना कहीं। शादी के बाद वैसे जो औरत है अब वो अपनी उम्र नहीं बताती और मर्द अपनी तनख्वाह नहीं बताता। हाँ। तो ये बात सच है वैसे? सच है ना, जितनी भी आती हुई कम ही बताते होंगे कि बेगम को तो जितना भी बताएंगे वो तो सारा निकल जाएगा। इसको मेरा सारा पता है, मैं नहीं कुछ बता। अच्छा सही। तो क्या तब्दीली आई है एक शादी के बाद? वैसे शादी के बाद तब्दीली ये है कि जिंदगी में रंगीनियां आ गई, कलर आ गए, खूबसूरत हो गई जिंदगी। खूबसूरत। तो पहले कैसी थी? पहले बोर थी। पहला प्यार है, सही बताना, नहीं झूठ नहीं बोलना, नहीं सच बताना है। दूसरा तीसरा और भी, और उसको पता है मेरा सारा। वो कह रही है और बताओ। तो आपके इल्म के मुताबिक, नॉलेज के मुताबिक कितने पहले क्रशेस हो चुके हैं? 3-4 को तो मुझे भी पता है। अच्छा हाँ। तो किसने बताया? मैंने खुद बताया तुम्हें। तो बातचीत है, कभी मैसेज आ जाए फायजा फोन देख लें, कभी ऐसा हुआ? सबको ब्लॉक कर दिया हुआ है मेरा किसी या इन्होंने ब्लॉक कर दिया? शादी के बाद मैंने 1 साल हो गया। हाँ। दोस्तों से भी बहुत कम मिला हूँ। हाँ। इसी को मैंने दोस्त बनाया। हाँ। जिधर जाना है मैंने इसके साथ जाना, इसके बगैर नहीं कहीं जाना। अच्छा ये बताओ फायदा, शादी के बाद कितनी तब्दीली आई? मियाँ बदल जाते हैं? नहीं तालियां, मतलब प्यार जो है ना बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। हाँ, वो बहुत अच्छे हैं। सबसे अच्छी बात क्या है? बाबर की बहुत ज्यादा केयरिंग है। सबसे बुरी बात क्या है? बुरी बात जब भी जिम नहीं जाते, खाना खाते हैं बहुत ज्यादा। अब यही सवाल जनाब आपसे, इसमें क्या अच्छा है? हाँ, सब कुछ ही अच्छा है। सब कुछ ही अच्छा है। वाह वाह। बुरा क्या है कि मैंने फंस गया। वाकई ऐसा होता है, मतलब कि सोचना पड़ता है कि भाई बेगम को गुस्सा ना आए। ज्यादा गुस्सा किसको आता है वैसे? इसको। किस बात पे? ये जिम ना जाने के अलावा किस बात पे आता है? ये मेरे बाल खींचते हैं। हाँ, ये चिढ़ाते हैं मुझे बहुत ज्यादा। किस बात पे? क्यों? वैसे छोटी छोटी बात पे। हाँ। तो पहले फिर सॉरी कौन करता है? अगर कोई नाराज ज्यादा कौन होता है और ज्यादा सॉरी कौन करता है? नाराज मैं गलत ये हूँ, बेशक मैं हूँ, सॉरी मैं नहीं करना, इन्होंने नहीं करना। इसी में कामयाबी है, यही तो बात है। ये जो समझ गया, ये जो मेरे भाई हजरात समझ गए, उनकी जिंदगी जन्नत ना बन गई भला। तो क्या होता है ईद पर? यूजली क्या होता है ईद पे? यही होता है कि लोगों से मिलना, दोस्तों से, जितने भी फैमिलीज वाले हैं। सबसे पहले ससुराल जाना पड़ता है, वहाँ ना गए तो फिर तो दावत शावत भी घर पे होती है, खाने का इंतजाम वगैरह भी किया जाता है। फायदा आप बनाती हैं बड़ी बड़ी दावतें, क्या बनता है? अभी तो गोश्त ही गोश्त होता है, तो सबसे अच्छा क्या बनाती है? शादी के बाद तो पहली मतलब बड़ी ईद पहली है यहाँ पे।
अभी तो मतलब मेरी सास ही कुकिंग करती हैं, मैंने नहीं की अभी तक। ये उनको आने नहीं देती, वो कहती तू बैठ कोई नहीं। हाँ, वो नहीं करने देती मुझे, वो नहीं करने देती। थैंक यू सो मच बाबर आपका, फायजा आपका। और जनाब ये तो थी ईद की खुशियाँ जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। प्रोग्राम में और भी मेहमान होंगे जिनसे आपको मिलवाएंगे और लेंगे ब्रेक। ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं। और जैसे कि आप तमाम लोग जान चुके हैं कि हमारे पाकिस्तान की नामवर गुलकारा और सुफियाना कलाम क्या ही कमाल का, क्या ही खूब पढ़ती हैं, हमारे साथ मौजूद हैं तहसीन सकीना साहिबा। वेलकम जनाब, और बहुत बहुत ईद मुबारक हो आपको। कैसे? थैंक यू आपको बहुत मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा ईद मुबारक, और आपका शुक्रिया कि इतने खूबसूरत चेहरे फिर दोबारा देखने को मिले हैं। हमारी खुशकिस्मती है आप आई हैं। क्या सबसे अच्छा क्या बनाती हैं? मैं मटन अच्छा बना लेती हूँ, कढ़ाई अच्छी बना लेती हूँ। और ईद कुर्बान पर अच्छा मटन बनाना तो बड़ी बात है। वैसे अक्सर लोग कहते हैं ना वो स्मेल आ जाती है खाने में और बड़ा मुश्किल होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कुर्बानी का तो गोश्त खाया ही नहीं जाता, तो वो अच्छा बनाने वाले का भी बड़ा कमाल होता है। नहीं, मैं ये समझती हूँ कि मेरे एक दिन मैं एक इंटरव्यू सुन रही थी आबदा जी का, तो उन्होंने कहा कि बड़ी धूप थी तो मेरी माँ ना धूप में खाना बना रही थी और बहुत धूप थी, तो उन्होंने कहा कि मैंने अपनी अम्मा से कहा कि आप छाँव में बैठ जाएं और फिर जाके देख लीजिएगा खाने को। तो उन्होंने कहा कि बेटा खाना भी जो है ना वो भी नज़रों से पकता है। तो जब आप नज़रों से पकाएंगे तो मेरे ख्याल में कोई स्मेल वगैरह नहीं रहनी चाहिए। और जब अपना हिस्सा रखेंगे सिर्फ और दूसरों का हिस्सा दूसरों को देंगे फिर बिल्कुल आपको स्मेल नहीं आएगी। बिल्कुल ऐसे ही इसके ऊपर अमल करना चाहिए। आबदा जी को आप बहुत फॉलो करती हैं, उनको पसंद करती हैं, आपकी इंस्पिरेशन है या कैसे उनको आप देखती हैं? बिल्कुल हमारे मुल्क का वो बहुत बड़ा नाम और सूफ़ी में बिलखसूस उनका बहुत बड़ा नाम है। मैं ये समझती थी कि जब मैं फील्ड में आई थी तो औरत का आना ज़रा फील्ड में थोड़ा सा मुश्किल होता है और परेशानियां आती हैं औरत के हवाले से। तो मैं जब फील्ड में आई तो मैं बेसिकली तो बचपन से उनको सुन रही थी, लेकिन जब मैं इस फील्ड में आई तो मैंने आबदा जी को इसलिए चूज़ किया, उनका मतलब कलाम अंदाज़ और पढ़ने का अंदाज़, क्योंकि जब मैं पहले दिन से आज तक मुझे नहीं लगता कि मुझे उस अंदाज से लोगों ने देखा है कि ये एक औरत है। मुझे इस चीज़ से बड़ा फ़ायदा ये मिला है कि मैं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है कि मैं एक औरत हूँ या मुझे लोग देख रहे हैं या नहीं। ऐसा मुझे एक दिन भी नहीं फील हुआ कि मुझे लोग उस नज़र से देख रहे हैं। मुझे लोग कलाम के लिहाज से पसंद करते हैं। मुझे लोग इस तरह नहीं ट्रेस कर सकते, इस तरह नहीं कह सकते कि यार इसने ये बड़ी अच्छी चीज़ पहनी है, ये बड़ा अच्छा है, या इसकी ऐसे बड़ी अच्छी है। आप समझते हैं कि आपकी जो टोटल पहचान आप समझती हैं वो आपका काम, आपका बेशक मैं यही चाहती थी कि मेरे काम से लोग मुझे पसंद करें। डेफिनेटली। तो इसलिए उन्होंने भी एक बड़ी सिंपल सी लाइफ गुजारी है और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितना सिंपल रह सकूँ और जितना काम कर सकें। अच्छा जो क्योंकि देखें ना सबने चले जाना काम जो है वो अच्छा। चूंकि तहसीन हमारे प्रोग्राम पे बहुत सारे मेहमानों से हमें बहुत सारे लोगों को मुलाकात करवाते रहना है, तो आपसे तो हम इजाजत लेंगे और शुक्रिया भी तहे दिल से अदा करूंगी। इतना प्यारा कलाम आपने पहले सुना था। फरमाइश और आ रही कि एक और कलाम अगर आप पेश करें जाने से पहले तो क्या ही बात है। जी बिल्कुल बिल्कुल। वेलकम बैक और ईद मुबारक वंस अगेन। आपको खुशामदीद भी कहते हैं प्रोग्राम में। और पाकिस्तान के यंग टैलेंट से प्रोग्राम के इस हिस्से में आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, और मुलाकात इसलिए करवाएं ताकि आपको पता चले कि पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो कितना ब्राइट है और कितने मतलब कैसे हमारे जो मुस्तकबिल के जो नौजवान हैं उनके हाथों में है, जो कि सोशल वर्क में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। आई स्टिल रिमेंबर आज से 1-1.5 साल पहले हमारी मुलाकात हुई थी रमना सईद से, एंड शी इज़ डूइंग सच अ ग्रेट वर्क। हरासमेंट के हवाले से काम कर रही हैं, जिनसी हरासगी के हवाले से डॉक्यूमेंट्री भी पूरी बनाई गई, इसके हवाले से भी इनको खूब सराहा गया। इंटरनेशनली बैनुल-अक़वामी तौर पर भी इनको रिकग्निशन मिली है, डियाना अवार्ड से भी नवाजा गया है। सो रमना, गुड टू सी यू। बड़ा अच्छा लग रहा है आफ्टर लॉन्ग टाइम आपसे दोबारा मुलाकात करके। क्या हो रहा है आजकल? और हाँ, ईद मुबारक जनाब। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। और थैंक यू सो मच वंस अगेन टू न्यू न्यूज़ फॉर हैविंग मी ओवर हेयर, एंड थैंक्स फॉर द अप्रिसिएशन ऑफ अवार्ड एज वेल। और रमना, क्या होता है ईद यूजुअली कैसे गुजरती है?
ईद यूजुअली अब चूँकि बकरा ईद है तो बस ये मर्दों का इसमें काम ज़्यादा होता है, ख़वातीन तो रेस्ट करती हैं। सो बस इस तरह के मामला चल रहे हैं। घर में मज़े मज़े के खाने हैं और गुजरावाला से हूँ मैं, तो वो तो ऐसे ही खाबों से मशहूर है। गुजरावाला की क्या चीज़ मशहूर है सबसे ज़्यादा? गुजरावाला के चीड़े मशहूर हैं, बटेरे मशहूर हैं। लोग बड़ा ट्रैवल करके जाते हैं जीटी रोड से। जी बिल्कुल। मुझे कब खिला रही हो आप? जब आए आप हमारे दावत नहीं दी है, मैं बुला लेती हूँ लेकिन तुमने मुझे अभी तक दावत नहीं दी और मैंने चिड़े कभी खाए भी नहीं पूरी लाइफ में। सो मैं तो फिर आने वाली हूँ। जी जरूर आप आइएगा और यू वुड बी माय गेस्ट, आई वुड बी वेरी हैप्पी टू होस्ट यू। अच्छा चलिए रमना, थोड़ा सा बताओ हमारे ऑडियंस को। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग जानते हैं और बहुत सारे लोग जो आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कि किस तरह का आप सोशल वर्क करी और जो आपको रिकग्निशन मिली है इंटरनेशनली, वो कैसा एक्सपीरियंस था? इंटरनेशनली रिकग्निशन तो इस साल मिली है, लेकिन आई हैव बीन डूइंग इट सिंस 3.5 ईयर्स। आई एम सो थैंकफुल टू डियाना अवार्ड, जिन्होंने इस अवार्ड के लिए हमें पाकिस्तान से 5 लोग इस बार सिर्फ, ये पहली रिकग्निशन है। इससे पहले कुछ यूथ की अवार्ड मिल चुकी हैं यूथ एक्टिविस्ट की वजह से और जो भी काम किया जाता है, लेकिन वो नेशनल लेवल पे थे। सो इट्स द फर्स्ट अवार्ड जो कि रोल ऑफ ऑनर्स फ्रॉम यूके। सो दुनिया भी अब सराह रही है बैनुल अक़वामी तौर पे। सो रमना, लास्ट टाइम मैंने आपसे पूछा था कि आपकी एज क्या है, क्योंकि पता है ये वैसे लड़कियों की उम्र पूछनी नहीं चाहिए, ये मना है और नेशनल टीवी पूछना कि भाई आपकी उम्र क्या है। बट शी इज़ वेरी यंग माशाल्लाह। बहुत कम उम्र में आपने ये स्टार्ट किया सोशल वर्क। तो यूजली लड़कियां तो इस उम्र में बनाओ सुंघार और फैशन कर रही होती हैं और कॉलेज लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ आप इंजॉय कर रहे होते हो, फ्रेंड सर्कल और डिफरेंट तरह की चीज़ें, लेकिन यू स्टार्टेड सोशल वर्क, हाउ? ये आपकी सारी बातें ठीक है कि यूथ इस तरह की एक्टिविटीज़ में इंगेज है। मैं भी ये सब कुछ करती हूँ, वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन आई वॉन्टेड टू डू समथिंग प्रोडक्टिव। आई वॉन्टेड कि मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे कम्युनिटी को फ़ायदा हो, लोगों को फ़ायदा हो, जो मेरे इर्द गिर्द के लोग हैं दे शुड बेनिफिट फ्राम इट। और हमारे माशरे में जिस तरह बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, तो मैंने यूनाइटेड नेशंस के डिफरेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, SDGs जिनको कहा जाता है, वो टोटल 20 हैं। तो उसमें से मैंने कुछ सिलेक्ट किए हुए हैं कि आई हैव टू वर्क ऑन देम। सो जिस तरह डियाना अवार्ड मिला है, ये मिला है ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से काम करने के हवाले से मिला है। सो इट ऑल स्टार्टेड कि मैंने देखा है कि इस इशू को हमारी सोसाइटी में इस पर बात ही नहीं की जाती। इट्स कंसिडर्ड टू बी अ वेरी टैबू और पीपल डोंट टॉक अबाउट इट, सेक्सुअल हैरेसमेंट। और इसका ज़्यादातर शिकार बच्चे होते हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ होती हैं। मैंने रिसेंटली नबिहा एक स्टोरी कवर की थी जो कि एक बच्ची थी जिसका रेप हुआ था। शी वॉज 9 years old। जब उसका इंटरव्यू मैं कर रही थी, सो आई जस्ट स्टार्टेड टू क्राई। जो उसकी कहानी थी, इट वॉज सो इमोशनल और आई वॉज जस्ट फीलिंग हेल्पलेस कि आई कांट डू एनीथिंग फॉर हर। लेकिन उसने जो उसमें एक बात बताई कि ही यूज्ड टू हरास मी। पहले हरासमेंट थी एंड देन इट लेड टू द रेप। So we have to identify the root cause। ख़वातीन खामोश क्यों रह जाती हैं? क्योंकि आप इतनी ख़वातीन से बात भी करते हो, फील्ड में भी जाते हो, क्या रीज़न है, क्यों नहीं बोल पाती हैं? क्यों शटअप कॉल नहीं देती हैं फ़ौरन से पहले? क्या जॉब का ख़तरा होता है, काम करना होता है, मजबूरी होती है, उसके लिए सब कुछ सह रही होती हैं, या फिर बोलेंगे तो बदनामी होगी? आपकी ये बात, बोलेंगे तो बदनामी होगी। अब जितने भी लोग होते हैं जो विक्टिम्स होते हैं, मोस्टली वो अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज से बिलोंग करते हैं। तो एक वक्त आता है कि दे कांट स्पीक अबाउट इट। जब वो बात भी करते हैं तो जैसे आपको पता है वडेरा कल्चर, फ्यूडल कल्चर जो है हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो गांव का कोई भी जो सरबराह है, दे वुड आस्क देम कि आप इसको बंद कर दे, चुप कर जाएं। और फिर वो शायद पैसे देने की लालच में इस तरह की डिफरेंट चीज़ें भी होती हैं जिसकी वजह से वो नहीं बात करना चाहते। और वो हमारे माशरे में डिफरेंट टैग्स भी हैं कि जो औरत चुप रहेगी वो अच्छी है और जो बोलेगी डिफरेंट जो भी उसने किया है, जो भी उसके साथ हुआ है। व्हाट डू यू थिंक कि इसका कसूरवार कौन है? ये हरासमेंट के मामला, रेप, बच्चों की मैं बात नहीं करी, छोटे बच्चों की यहाँ पे बात नहीं करी। ऑब्वियसली वो तो एक बहुत ही खौफनाक फैक्ट्स हैं और फिगर्स हैं, जो नंबर है वो बहुत ही दिल दहला देने वाला है। लेकिन मैं ख़वातीन की बात कर रही हूँ जो कि काम कर रही हैं, जो पढ़ी लिखी ख़वातीन हैं, जो शहरों में भी ये सब कुछ फेस कर रही हैं और ऑब्वियसली छोटी जगहों पर भी। इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, मर्द या ख़वातीन? क्योंकि आई थिंक कि काफ़ी हद तक शायद यू मे डिसएग्री, या देखने वाले भी, जबकि ख़वातीन का अपना बहुत कसूर है इसमें कि वो शायद खामोश हो जाती हैं। नबिहा, आपने इसमें मुझसे सवाल किया है तो मेरा इस पे पर्सपेक्टिव ये है
कि इसमें अगर हम इसको जेंडर बाइस्ड होके ना देखें, जेंडर वाले उस लेंस में ना देखें, हम इसको देखें कि इसमें सोसाइटी का क्या रोल है। सोसाइटी जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं करती, और अगर कोई बोले उसको एक्सेप्ट नहीं करती, और जो बात करता है उसको फिर टारगेट करती है, और सब फिर मिलके करते हैं। इसमें फिर ना मर्द देखा जाता है ना खातून देखी जाती है, वो पूरा माशरा उसको फिर अल्टीमेटली ब्लेम कर रहा होता है। हमारे पास इतनी बहुत सी मिसालें हैं। मुख्तारा माई का केस था, उनको कितनी देर लगी इंसाफ मिलने में। तो इस तरह के मसले हैं। ये ज़ैनब का केस भी तो पूछा ये होता क्यों है, तो व्हाट आई फील, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है लोगों से 1-to-1 इंटरेक्शन में, हमारा माशरा जो है ना सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड माशरा में एक्टिविटीज होती हैं, साथ साथ सोशल वर्क भी चल रहा होता है ईद के दिनों में, या बस कुछ वाइंड अप हो जाता है कि नहीं? ईद के दिनों में हम ये करते हैं कि वो लोग जो कि कुर्बानी नहीं ले सकते, तो उनके लिए डोनेशंस रेज करने की कोशिश करते हैं कि वो किसी ना किसी तरह या तो उन तक गोश्त पहुंच जाए, कि वो इस चीज़ से महरूम न रहे, क्योंकि बड़ी ईद इसार का नाम है, कुर्बानी का नाम है, कुर्बानी अपनी अना की, कुर्बानी नफरतों की। तो ये चीज़ें हैं ना, इस मैसेज को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। और हमारे सोशल सेक्टर में जितने भी दोस्त हैं, जितने भी अहबाब हैं जो कि सोशल सेक्टर का हिस्सा है, तो उनकी एक कोशिश होती है कि हम थोड़ी सी डोनेशंस कलेक्ट करें, और जिन लोगों तक नहीं पहुँचा, द पीपल हु आर डिप्राइव्ड, उनको कुछ ना कुछ वो एहसास महरूमी न फील हो, और वो भी इस खुशी को थैंक यू सो मच रमना दैट यू जॉइंड अस, और आपने इतनी बातें की। और विजन ऑब्वियसली हमारी जो नौजवान नस्ल है, जो हमारे यंगस्टर्स जो यूथ है, डेफिनेटली कि एक राइट ट्रैक अगर आपको मिल जाए तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। बाय द वे आई एम कमिंग टू गुजरांवाला वेरी सून, सो यू नो दावत पर आ रही हूँ मैं, खुद ही मैंने अपने आप को इनवाइट कर लिया। ऑफिशियल हो चुका है, तो अब तो मुझे करना ही पड़ेगा। थैंक यू सो मच जनाब। वक्त हुआ है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जनाब हाजिर होते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक जनाब। और आज है ईद का तीसरा रोज, और कुर्बानी का सिलसिला डेफिनेटली जारी होगा, और पकवान भी बन रहे होंगे घर में, और खवातीन तैयार भी हो रही होंगी, साथ साथ दावतों का सिलसिला भी यू नो ईद के तीनों दिन जरा चलता रहता है, खाने पीने, बारबेक्यू वगैरह, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो ईद की ऑब्वियसली कि यही प्यारी बात है कि मेहमान आते हैं, सबसे मिलना जुलना होता है, और हमारी भी यही कोशिश होती है कि हम आपको प्यारे प्यारे मेहमानों से आपका तारुफ कराएं, उनसे आपको मिलवाएं आज के दिन। और जो हमारे पाकिस्तान की स्टार सेलिब्रिटीज़ हैं, जिनको आपने इतना चाहा, इतना प्यार किया, आप लोग देखेंगे वो ईद किस तरीके से गुजारते हैं। तो आज हम आपकी मुलाकात प्रोग्राम के इस हिस्से में एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी स्टार सेलिब्रिटी, पाकिस्तान के हीरो से जनाब करवाने जा रहे हैं, जो कि एक सिर्फ मैं समझती हूँ कि नाम नहीं है, बल्कि एक पूरा दौर रहा, एक एरा रहा पाकिस्तान क्रिकेट टीम। तो जनाब हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान टीम के साबिक ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक साहब। थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। और कैसी गुजर रही है ईद, और बहुत बहुत ईद मुबारक हो आपको। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका भी, और आपको भी ईद मुबारक हो। एज़ यूजुअल जैसे आपको पता है कि ईद उल अज़हा की ये जो खुशियाँ होती हैं कुर्बानी की, और अल्लाह ताला जिसको तौफीक देता है वो कुर्बानी देता है, और आपके स्वाब में भी काफ़ी दर्जात बढ़ते हैं। और मेन ये जो इसकी मैं समझता हूँ लॉजिक ये है कि जितने भी गरीब लोग हैं जो गोश्त नहीं खा सकते, और जिनके घर में हालात अच्छे नहीं हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा है। और ये कुर्बानी का मतलब ही ये होता है कि हमें एहसास दिलाता है कि हम पाकिस्तानी हैं, हम सब का एक दूसरे का ख्याल रखना है, और ईद के मौके पर जितने भी लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा कुर्बानी करनी चाहिए, और जिससे पूरे पाकिस्तान में एक खुशी की लहर दौड़ती है। तो बहुत बार ऐसा लाइफ में हुआ होगा कि जब ईद आती होगी, ईद उल फितर या कोई हमारे इवेंट्स, ईद उल अज़हा, तो कितनी सारी ईदें आपने घर से दूर गुजारी होंगी। देखिए, जब क्रिकेट खेलते थे तब मुश्किल होती थी, टूर पे होते थे, और वहाँ पे भी बड़ा ज़रूरी होता है, आपको पता है, पर ये कि मिस करते थे। एज वाइज ही सारी चीज़ें होती हैं, पर असल जो ईद का मकसद है वो कुर्बानी है, और आपस में प्यार मोहब्बत, और जो जितने भी दूरियां ख़त्म करने के नाम होता है ये। और मिसिंग तो करते रहते हैं, ये कि अब हम क्रिकेट छोड़ चुके हुए हैं, अब तो सारा दिन आपको पता है जितनी भी ऐसे इवेंट्स आते हैं घर पे गुजारने पड़ते हैं, तो ये भी लाइफ का एक हिस्सा है।
डेफिनेटली। तो कौन सी ईद ज़्यादा आप मिस करते हैं? ज़रा बचपन की बात करते हैं, थोड़ा सा ज़रा पहले चले जाते हैं। बचपन आपका कैसा था? बचपन की ईद कैसे हुआ करती थी? अब तो टाइम वक्त बहुत तब्दील हो चुका है। जी काफ़ी अब तो यादें ही रह गई हैं। ईद उल फितर जो है, जो छोटी ईद हम कहते हैं, वो सबसे अच्छी होती है कि वहाँ पे ईदी मिलती है। हाँ, अब ईदी देनी पड़ती है। वो यादें अब हाँ डेफिनेटली अब तो ईदी देने का भी छोड़ दें, अब तो ऑनलाइन सिस्टम हो गया जी। अब तो जी ऑनलाइन आप ईदी दे दें अगर आपके ऊपर कैश नहीं है। हाँ। तो ये चेंजिंग आई है। हाँ। पर ये छोटे होते हुए जो वो खुशी थी ना, जो 5 रुपये या 10 रुपये मिलते थे, मैं समझता हूँ कि वो सारी उम्र आदमी याद रखता है। हाँ। और बहुत ही ज़बरदस्त फीलिंग होती थी कि जैसे लगता था जैसे आप इतने अमीर हो गए हैं। 10 रुपये अगर आपकी जेब में है और आप ईद मना रहे हैं, आप बोतलें पी रहे हैं, आप समोसे खा रहे हैं, फ्रूट चाट खा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो खुशी जो है ना वो हमेशा याद रहती है। अब हमारे बच्चे हो गए हैं तो उनकी फीलिंग डिफरेंट है बिल्कुल। अच्छा। अब तो वो उनकी ईदी भी हज़ारों में चली गई है। तो ये जो आपने बात बोली कि अब तो भाई टाइम ईदी से बहुत आगे बढ़कर अब तो ऑनलाइन ट्रांसफ़र पर चला गया है, तो इसमें कौन कौन शामिल होता है? बच्चे भी शामिल होते हैं, बेगम भी शामिल होती हैं? नहीं, बेगम का तो ज्वाइंट अकाउंट होता है, वो तो इतना ज़्यादा नहीं, पर बच्चों के भी अकाउंट खुले हुए हैं। हाँ। तो अब तो ऐप में जनाब मोबाइल पकड़ें और ठग करें तो वो गए पैसे। तो कैसे तैयारी होती है बड़ी ईद की? कुर्बानी का जानवर खुद लेने जाते हैं मवेशी मंडी, और कितने दिन पहले आता है? क्या सारा सिलसिला होता है, या बस किसी को कह देते हैं फैमिली में और जानवर घर आ जाता है? नहीं, बड़ा मुश्किल होता है खुद जाके बाइंग करना। ये दोस्त हैं अहबाब, उनको हम पैसे वगैरह दे देते हैं, वो लेके आ जाते हैं। और बहुत ज़्यादा आपको पता है फिर अगर हम निकलें तो फिर काफ़ी हजूम वगैरह इकट्ठा हो जाता है, वो सेल्फी और ये सारा कुछ चीज़ें, तो वो हमें देख के और ज़्यादा रेट बढ़ा लेते हैं, प्राइस बढ़ जाती है। इसलिए फिर हमें हमारे दोस्त कहते हैं, हाँ जी, वो कहते हैं कि जी आप ना ही जाएँ तो हम खुद ही अब ये जो ना बकरे वगैरह हम बाइंग कर लेंगे। अच्छा जी, अब एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड है, वो हम आपके साथ ज़रा खेलना पसंद करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, उसके आपने क्विकली जवाब देने। अगर आप चीफ सिलेक्टर होते तो कप्तान किसको बनाते? चॉइस में आपको देती हूँ शाहिद खान आफरीदी, शोएब अख्तर या फिर इमरान नज़ीर। देखो मैं इनके साथ ही खेल रहा हूँ, अगर मैं चीफ सिलेक्टर होता मैं खुद ही कप्तान बन जाता। वेल सेड, वेल सेड। अच्छा, इनमें से कौन ज्यादा कंजूस था? वसीम अकरम, वकार यूनुस या फिर शोएब मलिक? मेरे हिसाब से कोई भी नहीं था। कंजूसी का लफ्ज़ बड़ा दूर चला जाता है। मैंने जैसे कहा कि फाइनेंशियली तौर पे काफ़ी सारे ही वेल सेटल होते हैं, तो कंजूसी का कोई मैंने कभी ना सुना है, ना फील किया, ना महसूस किया, तो सारे ही अच्छे थे, कंजूस कोई भी नहीं था। अच्छा, कैंडल लाइट डिनर का मौका मिले तो किस अदाकारा के साथ खाना खाना पसंद करेंगे? आयशा उमर, सारा खान, माया अली, माहिरा खान? माशाल्लाह, अभी आप मुझे लग रहा है कि आप ना कोई कंट्रोवर्सी यूट्यूब पे ना लेके आएंगे ब्रेकिंग न्यूज़। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और घर से भी आप जो है ना नहीं, देखिए डिनर की बात है, कैंडल नाइट डिनर जो होता है ना उसकी इंटेंशन और होती है। हाँ। एक जो आम डिनर होता है उसकी इंटेंशन। चले हम लंच कर लेते हैं, किसको लंच पे लेकर जाएंगे इनमें से? हाँ, दोबारा नाम लीजिएगा जी। हमारे पास नाम है आयशा उमर, सारा खान, माया अली या फिर माहिरा खान? सारा खान ठीक रहेगी। सारा खान जी। अच्छा जी, तो ये बताएं कि आपका कौन सा साथी खिलाड़ी लंबी लंबी छोड़ता था? I mean, इन बातों में कौन बहुत गपोड़ा था? ऑप्शंस हैं अजहर महमूद, उमर गुल या मोहम्मद यूसुफ। ये सारे आपके सवाल जो है ना, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो छोड़ता था। अच्छा, चलिए फिर कोई और नाम जो आप शेयर करना चाहें, जो इस लिस्ट में नहीं है लेकिन आपकी लिस्ट में है। देखिए, थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों में कभी ध्यान गया नहीं। जैसे कि बड़ा फेम अल्लाह ताला ने दिया हुआ था शोएब अख्तर को, और वर्ल्ड के फास्टेस्ट बॉलर थे, तो जब आपको फेम मिलता है तो छोटी मोटी बातें होती चलती रहती हैं। तो ये चीज़ें बस शोएब अख्तर का था कि थोड़ा सा वो ज़्यादा हाईली ज़रा बोल जाते थे। अच्छा, अगला सवाल, अगर क्रिकेटर ना होते तो आप क्या होते? सियासतदान, बिजनेसमैन या फिर कोई और खेल खेल रहे होते, स्पोर्ट्समैन ही होते?
मैं अगर क्रिकेटर ना होता तो मैं समझता हूँ किसी की फैक्ट्री में एज ए मज़दूर काम कर रहा होता और ओवर टाइम लगाता ज़्यादा, जिससे पैसे भी ज़्यादा बनते। आपने बहुत ही हम्बली आंसर की है, मैं तो इम्प्रेस हो गई हूँ। अच्छा, जिस दौर में आप खेलते थे उस दौर में आपको कौन सा बैट्समैन था जो आउट करना बहुत मुश्किल लगता था? देखिए, उस दौर में श्रीलंका का जयसूर्या था, ऑस्ट्रेलिया का मैथ्यू हेडन था और रिकी पॉन्टिंग थे। ये ऐसे बैट्समैन थे, जैसे तेंदुलकर था, ये आउट ही नहीं होते थे, ऐसे बैट्समैन थे। हाँ जी, क्योंकि ये इनके पूरी टीम इन पे डिपेंड कर रही थी कि अगर हमारा जब जैसे फॉर एग्जांपल अब इंडिया से मैच चल रहा है तो हमें मैसेज ये मिलता था कि हमने सिर्फ एक विकेट लेनी है, वो तेंदुलकर की है या सहवाग की, इन दोनों में से एक आउट कर लेंगे तो फिर जो ना एक एंड खाली हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और ये बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम थी ऑस्ट्रेलिया की। एडम गिलक्रिस्ट आते थे और इतने सारे रन चौके छक्के लगाते थे। रिकी पॉन्टिंग आउट होने का नाम नहीं लेते थे। मैथ्यू हेडन, क्या बात है, क्लास थी। अच्छा जी, आखिरी मेरा सवाल, अहमद शहजाद और उमर अकमल को कोई एक मशवरा अगर आप देना चाहें? बस मेरा यही मशवरा है कि हार्ड वर्क करें, अपने आप को फिट करें और डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करें और फिर पाकिस्तान के लिए खेलें। थैंक यू सो मच। अब्दुल रज़ाक साहब हमारे साथ थे जनाब, और हमें ज्वाइन किया था और बता रहे थे कि ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हमने कुछ यादें भी, कुछ बातें भी आज शेयर की उनके साथ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। लेंगे ब्रेक प्रोग्राम में और उसके बाद प्रोग्राम को बढ़ाएंगे आगे। साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं और ईद मुबारक जनाब तमाम देखने वालों को। तो प्रोग्राम में कोशिश हम करें कि मुख्तलिफ फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात की, जो अहम नामवर शख्सियात हैं, उनसे हम आपकी मुलाकात आज के प्रोग्राम में करवा रहे हैं। तो आज एक पाकिस्तान का हमारा एक पावर कपल इस वक्त हमारे साथ नियो पाकिस्तान के सेट पर मौजूद है, जिनका ताल्लुक सियासी घराने से है, सियासत से जनाब इनका ताल्लुक है। और अक्सर सियासी खबरें भी आजकल आपको पता है कि बड़ी गहमा गहमी है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम एक सियासी कपल को अपने शो पर इनवाइट करें और उनकी ईद कैसे गुजरती है आज जरा गपशप करते हैं। तो हमारे साथ जनाब मौजूद है हमारे मुल्क के नामवर सियासतदान जमशेद इकबाल चीमा साहब और मुसर्रत साहिबा। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला और बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सो मच, खैर मुबारक एंड थैंक यू नबीहा, आपने हमें ईद पे इनवाइट किया। अब आपकी वजह से हम पूरे पाकिस्तानियों के साथ, बल्कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, और आपका तो चैनल माशाल्लाह बाहर भी देखा जाता है, हम सबके साथ ईद की खुशियाँ मना पाएंगे और अपना मैसेज कन्वे कर पाएंगे। सियासी बातें तो करेंगे लेकिन जरा आगे चलकर अब भी जरा ईद की बातें कर लेते हैं। कैसे गुजरती है जनाब ईद? मेरी ठीक गुजरती है जी। हाँ। मेरी तो ठीक गुजरती है। हम पेरेंट्स के पास जाते हैं जी। अच्छा। तो आधा दिन तकरीबन उधर गुजरता है, बाकी फिर शाम को इधर आ जाते हैं। तो कुर्बानी वगैरह वहाँ पर ही होती है? दोनों जगह होती है जी, उधर भी होती है, इधर भी होती है, दोनों जगह होती है। तो बिल्कुल कोई सियासी कॉल ना आए अब ईद पर? फोन फर्स्ट डे नहीं लेते, फर्स्ट डे नहीं लेते, सेकंड डे थर्ड डे वही होता है। वैसे आ रही होती हैं कॉल्स? कॉल्स आ रही होती हैं बट विजिट नहीं कर रहे होते। अच्छा, तो सेकंड और थर्ड डे विजिट होता है जी, लोगों का विजिट होता है। क्या तैयारी होती है? देखिए ना, मर्द हजरात की तो वो ईद पर वो बकरा मंडी जाना और जानवर की खरीदो फरोख्त, तो खवातीन की तो तैयारी फिर और तरह से होती है। तो आपकी तैयारी कैसे होती है? मेरी तैयारी भी हर दफा ईद पे कुछ ना कुछ पॉलिटिकली हम लोग इतना वो कोई ना कोई ऐसी डेवलपमेंट। हाँ जी, तो अभी चूंकि हमारा बाई इलेक्शन चल रहा है तो इसलिए जो है ना उसकी कैंपेन में ही हमारा ज्यादातर टाइम गुजरा। लेकिन उसके बावजूद आई फील के, और मैं प्रेफर भी करती हूँ कि फैमिली और ये जो कुछ फेस्टिवल्स हैं बिल्कुल उनकी जो एक, ताकि घर के अंदर वो फील रहे कि हम भी ईद मनाते हैं, उसका मैं एहतमाम लाजमी करती हूँ, चाहे जितना मर्जी बिजी हो। तो वैसे ईद के तीनों दिन हैपनिंग रहती है या फिर ईद का पहला दिन बड़ा जरा जोरदार होता है, खाने शाने दावत वगैरह, या जिस तरह आज भी अब आप देखें ना कि टीवी शो हो गया और सबसे मुलाकात हो गई, तो ये 3 दिन हैपनिंग किस तरह से फिर आप डिवाइड करती है? बहुत ज्यादा जी, तीनों दिन ही बहुत मसरूफियत होती है हैपनिंग्स। फर्स्ट डे हमारा ज़्यादा बिजी इसलिए होता है कि ट्रैवलिंग, सुबह हम निकलते हैं गुजरांवाला के लिए वहाँ, क्योंकि चीमा साहब के पेरेंट्स के साथ हम ईद मनाते हैं, वहाँ कुर्बानी वगैरह करके उसके बाद हम सेकंड हाफ में वहाँ से निकलने की, लंच वगैरह करने के बाद, लंच के बाद समटाइम्स पहले जब आंटी थी इनकी वालदा हयात थी तो वो फिर तो शाम से पहले हमें बिल्कुल नहीं निकलने देती थी। अब हम थोड़ा कर लेते हैं, 1 आध घंटा पहले निकलते हैं,
फिर शाम तक पहुंचते हैं लाहौर। इस दौरान कॉल्स वगैरह तो हम सारे रास्ते लेते जाते हैं, हल्के और जो दोस्त अहबाब। सेकेंड डे एंड थर्ड डे हमारा बहुत बिजी होता है ड्यू टू कंस्टिट्यूएंसी एंड देन फिर मीडिया की भी हमें ये भी, इसके बगैर भी तो आपको पता है फिर ईद फीकी रहती है, तो मसरूफियत तो रहती है। बल्कि ईद के दिन हमारे नॉर्मल दिनों से ज़्यादा मसरूफियत वाले होते हैं, बिकॉज नॉर्मल दिनों में हम सिर्फ पॉलिटिक्स और ये वो कर रहे होते हैं, इसमें फिर फैमिली खानदान उनको भी टाइम देना पड़ता है। अच्छा, तो अब जमशेद साहब मुझे बताएं कि मर्द हजरात की जो मेमोरी होती है ना, अक्सर हम अभी प्रोग्राम से पहले भी बात कर रहे थे कि बहुत सारी बातें भूल जाते हैं, लेकिन बेगमात नहीं भूलती हैं बातें, उनको वो भी याद होती हैं जो। तो पहली मुलाकात कब हुई, कैसे हुई, पहले किसने प्रपोज किया, या टोटल अरेंज मैरिज थी? आई होप सो कि याद होगा आपको, वरना मसला हो जाएगा। मेरी मेमोरी जी बड़ी सिलेक्टिव है। अच्छा। मैं जो चीज़ याद रखना चाहूँ वो हमें सदियों याद रहती है, और कामयाब सियासत का फॉर्मूला भी यही है। और जो याद ना रखना चाहे नहीं याद रहती। अच्छा। तो ये एक बड़ी आप कह लें, लेकिन ये आपको अनचाहे भी याद रखना पड़ेगा। बड़ी स्वीट मेमोरी कह लें, तलख मेमोरी कह लें। तो जो भी चीज़ एक्सट्रीम पे हो, बिटर हो या स्वीट हो, वो भूलते नहीं है। ये तो आपने बड़ी बहादुरी का मुजाहिरा किया, आपने तल्ख कह दिया। इसको भी एक्सप्लेन करें ना, व्हाट यू वांट टू से। सो जी अब ये मत कह देना कि मैं न्यूट्रल हूँ इस बारे में, कि आप एक्सट्रीम पे हैं या। She invited me on lunch. अच्छा। तो लंच पे आप कह लें कि शी आस्क्ड जी आपकी फेवरेट प्लेस कौन सी, तो मैंने कहा फ्यूजियामा। क्या नाम है, अवारी में। अवारी में, यस। सो ये वहाँ पे आई तो मुझे सच्ची बात है देखते अच्छी लगी। अच्छा। तो इट वाज फर्स्ट मीटिंग। फिर आपने इज़हारे मोहब्बत किया? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। हाँ। ऐसा नहीं हुआ, आप कह लें जस्ट वो एक इंटरेक्शन छोटा मोटा रहा। हाँ। तो फिर हमने इज़हार मोहब्बत नहीं किया, प्रपोज किया और शादी होगी। तो फिर सियासी जो सारा सिलसिला चलता रहा, वो साथ साथ फिर पॉलिटिक्स में व्यू पॉइंट मैच करते थे उस वक्त से भी? बहुत ज़्यादा देखें, बेसिकली अंडरस्टैंडिंग होती है। और हमारी जी फर्स्ट मीटिंग थी, एक इट वाज ऑफिशियल मीटिंग, बिजनेस पर्पस की मीटिंग थी, लेकिन सेकंड मीटिंग में ही इन्होंने मुझे प्रपोज कर लिया था। तो हमारी कोई उन्होंने बता दिया ना, आप भूल गए थे, लेकिन हमें पता चल गया। यही बता रहे हैं ये, लेकिन नखरा करके बताते हैं हमेशा, थोड़ा सा ताकि चले खैर इतना मार्जिन देना चाहिए ना वो जरा। ड्राइंग रूम में किसी सियासतदान की तस्वीर लगानी है तो फिर आप किसकी लगाएंगे? आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ या सिराजुल हक खान साहब का हमने नाम इंटेंशनली ऐड नहीं किया। लेकिन इन तीनों की हम बिल्कुल नहीं लगाएंगे, मेरे बच्चे बिल्कुल नहीं वो लगाने देंगे। अच्छा, बच्चे किसकी लगाएंगे फिर? हाँ। बाकी दो तो बिल्कुल ही आप कह लें नहीं ना, इसकी क्या नाम है ये जो वाला, यू कैन से कि आसिफ जरदारी या नवाज शरीफ डेफिनेटली, मतलब तीसरा मतलब हमारी डिसलाइकिंग बहुत ज्यादा है। सिराजुल हक तो अच्छे आदमी है, बट मतलब आप कहें बिलो एवरेज नहीं, वो हम एज ए लीडर हमें वो बिलो एवरेज उसकी मतलब हम डिटेल गुफ्तगू में नहीं जाते। आपके ख्याल में असेंबली फ्लोर पर कौन ज्यादा अच्छी गुफ्तगू कर सकता है? उज़मा बुखारी साहिबा, शाजिया मरी या फिर हिना रबानी खर साहिबा? हिना रबानी ऑफ कोर्स। उज़मा बुखारी तो बहुत ही लड़ाई के अलावा आता क्या उसे? अच्छा, ज्यादा लड़ाका है नहीं वो मतलब हर वक्त मतलब ऑन फ्लोर या वैसे भी जाती जिंदगी में? एवरी टाइम शी इज इन एंग्री मूड, इवन शी इज वॉकिंग नाउ। लेट मी, देखो इंसान को ना इजी गोइंग होना चाहिए। एक टॉक शो नहीं हो रहा, वो जा भी रही होगी तो ऐसा लगेगा हवा माहौल के साथ लड़ के जा रही है। अच्छा, मेरा ख्याल है कि वन शुड फील इजी, और एक उसके गुजरने से आने जाने से माहौल तो ठीक रहना चाहिए। हिना इज बेटर देन बोथ। अच्छा, इखलाक वगैरह वैसे भी ओवरऑल भी देखो ना, वो थोड़ा इनसे बेहतर है ना। बड़ी ईद है, घर पर शेफ रखना है तो किसको रखेंगे? तलाल चौधरी, फवाद चौधरी या शेख रशीद साहब? आई थिंक शेख रशीद साहब इज वेरी फूडी, तो अच्छा खाना बनाते होंगे। लव्स फज्जे दे पाए, तो ये तो वो तो उनका चॉइस अच्छी होगी। तो हमने उनके बहुत सारे वो वैसे भी देखे ना, जलसे वगैरह भी हो रही, तो उनका वो बिरयानी का डब्बा नहीं, उनको जब भूख लगी हो ना, तो कुछ नहीं देखना उन्होंने कि आंधी आया है, तूफान आया है, जलसा है, कुछ हो रहा है, उनका वो बिरयानी खाते हुए, लेग पीस खाते हुए, वो बड़ा मशहूर क्लिप वो वायरल हुआ था। साथ बैठे हुए थे, तो खान साहब और हम लोग सारे हंस रहे थे कि शेख साहब को भूख लगी हो ना, तो तब हमने नोटिस किया था, ये साहिवाल का जलसा था, तो सब नोटिस कर रहे थे कि कैमरे ये वो, ही डैम केयर। और ऐसे इंसान को होना चाहिए भाई, भूख बेसिक आपकी बुनियादी जरूरत है, लगी है तो खा लो, दैट्स इट। ईद का दिन है, गुनगुनाया तो नहीं आपने, ना आपने शेयर सुना, एक छोटा सा वन लाइनर मैसेज देखने वालों को क्या कहेंगे? मैसेज मैं यही कहूँगी कि ईद पे और वैसे भी लाइफ में हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ बांटें,
और अपने इन्वायरमेंट को कंफर्टेबल रखें, उसमें हम खुद भी सुखी रहेंगे, दूसरे भी रहेंगे। और अपने प्यारों की केयर करने के लिए अगर सेक्रीफाइस छोटा मोटा करना पड़े तो केयर शुरू सेक्रीफाइस से होती है। एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच, आपने हमें ईद के मौके पर आज के दिन ज्वाइन किया है। और ब्रेक का वक्त हो रहा है जनाब, छोटी सी ब्रेक और वक्फे के जाने बढ़ेंगे और उसके बाद आपको प्रोग्राम आना ज्वाइन करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। नियो पाकिस्तान में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहती हूँ, और जिन लोगों ने हमें अभी अभी ज्वाइन किया उनको एक मरतबा फिर से ईद की ढेरों ढेर खुशियाँ, बहुत ही मुबारक हो। तो जनाब, जिस जज्बे के तहत हम लोग कुर्बानी करते हैं और जितनी मोहब्बत से हम, जितने जज्बे से हम कुर्बानी का जानवर लेकर आते हैं, कितनी तैयारी हम लोग करते हैं मवेशी मंडी की, और जा जाकर हम जानवर चेक करते रहते हैं, रेट लेते हैं, फिर जब उसको लेकर आते हैं घर तो प्रॉपर एहतमाम किया जाता है। बच्चे तो एक हमारे बचपन का वक्त था कि जानवर को मेहंदी भी लगाते थे, आज भी होता है जो लोग इसको करते हैं। फिर बेल्स लगाई जाती हैं, उसको सजाया जाता है जानवर को, उसके खाने का खूब एहतमाम किया जाता है, बड़ा प्यार से रखा जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही कुर्बानी हो जाती है और जो हमारी गली, हमारे जो शहर का जो मंजर एक तब्दील होता है, उसे देखकर आप यकीन करें कि बड़ा ही दुख होता है और बड़ी ही तकलीफ होती है कि जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहिरा हम पहले कर रहे होते हैं वो हम बाद में नहीं कर पाते हैं, और हमारे गली मोहल्ले जो हैं वो एक बदतर मंजर पेश कर रहे होते हैं। ऐसे में जो बहुत अच्छा काम किया जाता है जनाब लाहौर में, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट जो भी काम करती है लाइशों को सबको ठिकाने लगाना, सो इस बार क्या इंतजामात हुए और किस तरह से शहर की सूरत हाल रही, ये सारी बातें जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी CEO WMC फाहद महमूद साहब। फाहद साहब, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। तो आज ईद का तीसरा रोज है, आज भी ऑब्वियसली कुर्बानी का सिलसिला जारी है, किस तरह से पहले दिन दूसरे दिन शहर की सूरत हाल रही? एग्जैक्टली इसके लिए काफ़ी लंबी प्रिपरेशन कंपनी को करनी पड़ती है बिकॉज ऑफ एडिशनल वेस्ट जनरेशन एंड देन कलेक्शन। इसके लिए हम एक्स्ट्रा गाड़ियाँ ऑलमोस्ट 3500 पिकअप्स इंगेज करते हैं और उसके साथ 1500 के करीब डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ट्रॉलीज, डंपर्स, ताकि शहर में से सारा वेस्ट हम अपने लैंडफिल साइट्स के ऊपर पहुंचा सकें। इस ईद के ऊपर वी हैव एंगेज्ड ऑलमोस्ट 12,000 वर्कर्स राउंड द क्लॉक 3 शिफ्ट्स में, और हमारी वर्कशॉप्स ने भी तीनों शिफ्ट्स में काम किया और बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहे। वी वर एबल टू क्लीन द सिटी 1 नाइट बिफोर। हमने सारी मार्केट्स को भी क्लियर किया और सारी मेन शाहराहों को और ग्रेवयार्ड्स को, मॉस्क की धुलाई, और अब हम इन द प्रोसेस हैं कि जो चीज़ें हम कलेक्ट कर चुके हैं उनका एक साफ़ तरीके से और सेहतमंद तरीके से उनका डिस्पोजल कर लें। अच्छा, एवरी ईयर वैसे क्या सिचुएशन रहती है और इस साल फ़र्क लगा आपको? इस साल कलेक्शन में डेफिनेटली कुछ हम भी अपने एंड पे इम्प्रूवमेंट्स लाए हैं। हमने ज़्यादा मशीनरी को इन्वॉल्व किया ताकि शहरियों को एक साफ़ सुथरा शहर नज़र आ सके। सेकेंडली, हम लोगों ने इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा तौर पे अपनी मैन पावर को भी इंगेज किया। लास्ट ईयर इट वाज अराउंड 10,000, इस दफ़ा हम 12,000 लोगों को लेके आए हैं। वेस्ट जनरेशन भी बहुत थी, बट हमारा कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम ने लोगों को पहले से आगाह किया, 15 लाख बैग्स को लोगों में तकसीम किया, तो रिस्पांस लोगों की तरफ से भी बेहतर था और हमारी टीम ने भी दिन रात काम करके शहर को साफ करने में काफ़ी किरदार अदा किया। अच्छा फाहद साहब, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? ऑब्वियसली वैसे तो ये हर फर्द की जिम्मेदारी होनी चाहिए, हर फैमिली की अगर हो, हम लोग बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन अगर बिहेव करें तो बहुत सारे मामला हमारे वैसे ही सॉर्ट आउट हो जाएं। लेकिन आप क्या समझते हैं कि आपके एंड से कौन से ज़्यादा मामला बहुत चैलेंजिंग होते हैं? लोगों में अभी भी अवेयरनेस की थोड़ी कमी है। एज अ माशरा हम लोगों को बहुत सीखने की ज़रूरत है कि हम वेस्ट को इधर उधर जगहों पे डंप ना करें। अगर कहीं और कलेक्टेड भी है तो उसको इकट्ठा रखें। हमारी गाड़ियाँ, हमारे वर्कर्स उनको कलेक्ट कर लेते हैं, बट अभी भी मुआशरे को बहुत समझने और सीखने की ज़रूरत है, जिसमें ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप जितना मर्जी मैन पावर को इन्वॉल्व कर लें, जितना मर्जी एफर्ट कर लें, जब तक लोग साथ नहीं देंगे तो हम लोग उसको कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। अच्छा फाहद साहब, क्या मेन रीज़न क्या है? शहरी उस तरह से इन्वॉल्व नहीं हो पाते, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं हो पाते, वो ताउन नहीं करते, या कोई और रीज़न है? हमारे मेरा जो अपना एक ओपिनियन है इस मामले में, वो ये है कि हम शायद अपने घरों में बच्चों की तरबियत और स्कूल्स में इन प्रोग्राम्स को अच्छी तरह रन नहीं करते, या हमारे
कुछ एजुकेशन सेक्टर में अगर इस चीज़ को बच्चों के अंदर ही इनकलकेट किया जाए तो नई जनरेशन में जाके हमें काफ़ी वाज़ेह फ़र्क नज़र आ सकता है। लोगों में एक टेंडेंसी ये भी है कि हम जहाँ मर्जी फेंक लें, गवर्नमेंट विल पिक अप, वो वहाँ से ट्रैश उठा लेगी। मगर इस सोच को चेंज होने की ज़रूरत है कि हर जो वेस्ट इज़ अ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अगर वो उसको पर्सनली डील करेंगे तो हमारे लिए भी काम करना उतना आसान होगा। अच्छा, हम बड़ा वाज़ेह फ़र्क देखते हैं अपने शहरों की सूरत हाल की जब बात की जाती है और रहायशों को ठिकाने लगाने की जब बात की जाती है, कि जो हमारे पोश इलाके होते हैं वहाँ पर एक टोटली हमें एक डिफरेंट नज़र आ रहा होता है तरीका, और बहुत बेहतर से मामलात वहाँ पे होते हैं, निपटाए जाते हैं। लेकिन एज़ कम्पेयर टू दैट जब हम थोड़ा सा अंदरून वाली साइड पे जाते हैं, जो इतने पोश इलाके नहीं हैं, तो वहाँ पर लोग शिकायत करते हैं कि जो सफाई का अमल है वो सुस्त रवि का शिकार है। तो ये ब्लेम गेम भी समटाइम चल रही होती है। इस दफ़ा हम लोगों ने स्पेशली एक तो रूरल एरियाज़, और जैसे आपने ओल्ड सिटी का बताया, हमने वहाँ पे ज़्यादा मैन पावर को एम्प्लॉय किया है, और इस दफ़ा हमारे रिजल्ट्स वहाँ पे बहुत बेहतर हैं। ओवर द ईयर्स या ओवर फ्यू मंथ्स, लास्ट फ्यू मंथ्स में हम वी हैव वर्कड अ लॉट कि हम रूरल एरियाज़ को कवर करें, और दूसरा हम अंदरून शहर की जगहों को अच्छी तरह करें। और आप इस दफ़ा अगर निकल के देखा भी होगा तो बहुत बेहतर रिजल्ट्स आए हैं। उसमें अगेन कम्युनिटी को साथ इन्वॉल्व होने की बहुत ज़रूरत है, और ये प्रॉब्लम मेरा नहीं ख्याल कि रूरल एरियाज़ या अर्बन एरियाज़ का, ये एज अ सोसाइटी ओवरऑल प्रॉब्लम है कि हम लोग वेस्ट को एक तो कलेक्ट भी नहीं कर पाते, उसके बाद उसको फेंकने की जो टेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा है। इसको कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है। बाकी कंपनी का तो काम है ये इन चीज़ों को एड्रेस करना। फॉर दैट हम रूरल एरियाज़ पे ज़्यादा कर रहे हैं फोकस, और इस दफ़ा रूरल एरिया से हमारी कलेक्शन भी जो है टनेज वाइज बहुत बेहतर है। अच्छा, अवेयरनेस भी इस हवाले से होती है, डेफिनेटली मैं भी शेयर करना चाहूँगी। जैसे हमारी सोसाइटी की तरफ से हमें एक पूरा लेटर रिसीव हुआ, उसमें प्रॉपर बाकायदा पूरे SOPs जो थे वो 10 to 12 वो थे। अब फॉलो करना ना करना ऑब्वियसली वो तो मतलब कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, हमारा फ़र्ज़ भी है कि हम उनको फॉलो करें। और अपने देखें ना, आपके घर के बाहर का जो हिस्सा है बेसिकली वो ख़राब हो रहा है, वो हाँ आपको स्मेल आ रही है, उससे किसी को किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले तो हमारी अपनी जिम्मेदारी है, फिर ऑब्वियसली हमारी जो गवर्नमेंट है, जो रियासत है, वो तो इन मामलात को देखे। तो ये जो अवेयरनेस है ये लोगों में हो, जैसा कि मैंने बताया कि हमें एक लेटर विद SOPs रिसीव हुआ, इसको ज़्यादा बढ़ाया जाए, इस हवाले से भी काम हो रहा है। एग्जैक्टली ये स्पेशली ईद के वहाँ हमारा वी हैव अ कम्युनिटी अवेयरनेस विंग जो दिन रात यही काम कर रहा होता है, और काफ़ी स्कूल्स को हमने इसमें टच किया, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ को किया है, ताकि अवेयरनेस हमारा टारगेट है कि हम अवेयरनेस का जो हमारा ऑडियंस है वी डिफाइन इट फॉर बच्चों को हम ट्रेन करना चाह रहे हैं ताकि नेक्स्ट जनरेशन में हमें ये प्रॉब्लम ना आए। उसके लिए हमारा कम्युनिटी अवेयरनेस एक पूरा सेटअप है जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और सोसाइटीज़ सिविल सेटअप के साथ काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्ट करता है उनको इस चीज़ की अवेयरनेस के लिए। सेकेंडली इस दफ़ा ईद पे हम लोगों ने काफ़ी एक्सटेंसिव वेस्ट कलेक्शन बैग्स भी लोगों में बांटे हैं ताकि उनमें एक ये जिम्मेदारी पैदा हो कि इसके अंदर कलेक्ट करके दे हैव टू प्लेस इट आउटसाइड देयर होम्स जहाँ से हम कलेक्ट कर लें। अच्छा, कौन कौन से ऐसी जगह या इलाका आप समझते हैं या आप बताना चाहेंगे जहाँ पर सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है, सबसे ज़्यादा ख़राब तरीका होता है? नहीं, ये तो अगेन वही कि जो पोश इलाके हैं और जो थोड़ा सा वो अंदरून वाली जगह वहाँ पर फ़र्क होता है वहाँ से। नहीं, आई वोंट डिफाइन फॉर अ पर्टिकुलर एरिया कि कौन सी टाउन्स में या कौन सी जगहों पे ज़्यादा इशू आता है, बट अगेन जैसे आपने कहा कि रूरल और जो पॉश एरियाज़ का डिफरेंस है विच वी डोंट सी एज अ डिफरेंस। हमें अगर प्रॉब्लम आना शुरू होता है तो पॉश एरियाज़ में भी आना शुरू हो जाता है, एंड दैट्स वेरी अलार्मिंग कि अगर हमारी बहुत पॉश क्लास में भी ये इशू है तो दैट मीन्स कि रूरल एरिया में फिर वो ज़्यादा होगा। एज अ होल हमें जो मेरी सजेशन और मेरी ओपिनियन है कि हमें इस चीज़ को स्कूल्स की लेवल पे देखने की ज़रूरत है। हम अपने बच्चों को ये जब तक नहीं सिखाएंगे तो हम इस प्रॉब्लम से जान नहीं छोड़वा सकते। क्या टारगेट होता है, क्या डेडलाइन होती है, कितने टाइम में आफ्टर ईद जो है ये सब कुछ वाइंड अप करना होता है, ह्यूमन रिसोर्स कितना होता है? ओके, वी हैव टू कंप्लीट इट इन 3 days ऑफ ईद, स्टार्टिंग फ्रॉम अ डे बिफोर ईद, देन ईद डे और 2 दिन बाद। तो इन 3 दिनों में ऑलमोस्ट हमारा टारगेट होता है 57,000 to 59,000 टन हमने एक्स्ट्रा अलाइशों का उठाना है। उसके बाद भी कवर आर लैंडफिल साइट्स, जिधर हमने डंप किया है उसको फिर हम डर्ट से कवर कर देते हैं ताकि वो एक हैजर्डस एनवायरनमेंट पैदा ना हो। उसके लिए ऑलमोस्ट 5,000 व्हीकल्स वी एंगेज जो शहर से
इन आलाइशों को कलेक्ट करके हमारी डंपिंग साइट्स पे लेके जाती हैं। तो दिस ऑपरेशन टेक्स ऑलमोस्ट 3 days और 3 days 12,000 वर्कर्स विद ऑल द मशीनरी, काफ़ी एक्सटेंसिव है और हार्ड वर्किंग काम है ये। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहेंगे देखने वालों को जो भी मेरा मैसेज इसमें जस्ट एक ही है कि टिल द टाइम वी डोंट, हमें एज अ सोसाइटी अगर ये नहीं समझेंगे कि हमने वेस्ट को लेटर अराउंड नहीं करना, हम बाहर के मुल्कों में भी जाते हैं, वी सी दैट हम अगर पाकिस्तान आके फिर वही काम शुरू कर देते हैं। जब तक हम पर्सनली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तब तक ये प्रॉब्लम एड्रेस नहीं होगा और उसके लिए हमें अपने बच्चों को स्कूल्स में, कॉलेजेस में बहुत सिखाने की ज़रूरत है। तरबियत नहीं करेंगे तो ये इसी तरह ही चलता रहेगा। सो आई होप कि हमारे पेरेंट्स घरों में बच्चों को बताएं कि ये वेस्ट नहीं फेंकना, लिटर नहीं करना, तो शायद बेहतरी की उम्मीद है। थैंक यू सो मच फाज साहब, आपने हमें ज्वाइन किया प्रोग्राम नियो पाकिस्तान में और इसके साथ ही हमारे जनाब प्रोग्राम का ख़त्म हो रहा है वक्त, लेकिन ईद का टाइम अभी नहीं हुआ है ख़त्म, अभी आज का दिन है बाकी। तो ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट कीजिए अपनों के साथ और अपने प्यारों के साथ। और जैसा कि अभी हमने गुफ्तगू भी की तो कोशिश ये थी कि ये पैगाम भी जाए, ये मैसेज भी जाए कि अपने इलाके को, अपने शहर को साफ़ सुथरा रखें। जितनी भी आलाइशें हैं या जितनी आप क्लीननेस का इंतज़ाम कर सकते हैं, जो भी आप कर सकते हैं अपनी जगह को साफ़ रखने के लिए, वो करना चाहिए। कल इंशाल्लाह जनाब आपसे होगी मुलाकात हमारे रूटीन प्रोग्राम के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।